हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज है। इसमें समझ लिए जितना भी क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे सभी का सभी महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम इसमें से पूछा गया प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। हालांकि मैंने आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, लेकिन वो पीपीटी के रूप में था जिसमें आप लोगों को जो है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो इस टाइप से आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस टाइप से भी आप लोगों को करवा दिया जाए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ताकि किसी भी माध्यम से हो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, तैयारी होना मेन मकसद है। तो चलिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, पीपीटी के हो या पीडीएफ फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना जो है रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सिर्फ देख के नहीं निकलिएगा, देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, चाहे जैसा लगे आप लोगों को। अगर कुछ कमी लगे तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार अच्छा लिख दीजिएगा, ताकि बाकी जो साथी आप लोगों को आपके बाद देखे तो उनको पता चले इन वीडियो का रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चलिए ये काम मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह दिया गया है, पूछा जा रहा है कोष्ठक में जो अंकित चिन्ह है ये पूछा जा रहा है क्या है। तो इस प्रकार से जो चिन्ह दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। तो अगर घोष अघोष आप लोग पढ़े होंगे तो अघोष वर्ण मैंने किसे कहा था, तो स्टार्टिंग का जो 2 अक्षर होगा ये आएगा अघोष के अंतर्गत, और लास्ट वाला जो 3 अक्षर होता है ये आता है घोष के अंतर्गत। तो अगर आप परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखें तो उस सभी का लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। तो परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, तो क्या होगा आपको घोष अघोष से किसी भी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव बना ले तो आप कभी नहीं फंसिएगा। तो यहाँ से तो मान लीजिए मैं 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं बना रहेगा तब तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से आप अपना कमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग प्लेलिस्ट जा करके जो है परिभाषा वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अघोष क्या है, देखिए जैसे ये सभी तीसरा है, ये भी तीसरा है, उसके बाद ये लगभग 5वां हो गया, तो ये हो गया दूसरा। तो पहला और दूसरा वाला जो वर्ण था उसको बोलते थे अघोष। तो इस प्रकार से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है। तो पता होगा आप लोगों को जो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, तो ये भी याद रख लीजिएगा, य, र, ल और क्या है, व है। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं य है, क्या है, य। तो इस प्रकार से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, बोला जा रहा है हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये भी पता होगा आप लोगों को, 4 है। कितनी है, 4। नहीं देखें वीडियो तो जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 कौन कौन है, अगर ये कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिएगा, तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, दंत स और एक होता है ह। ठीक है, ये 4 जो है ऊष्म वर्ण है। उसके बाद ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। तो ए, ऐ, ओ, औ, दीर्घ ई, हर्ष ई, हर्ष ई नहीं होता, दीर्घ ई होता है। तो ये सभी के सभी जो है दीर्घ स्वर के उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसे आप बोल कर भी देख सकते हैं, प, फ, ब, भ। इसमें क्या है, तो बिना ओष्ठ की मदद से आप नहीं बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ओष्ठ। ठीक है ना, मतलब ओष्ठ वर्ण है तो इसका उच्चारण ओष्ठ की मदद से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो क का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसे भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, जो क, ख, ग, घ, अ, आ, इस सभी का जो है डायरेक्ट आवाज़ कहाँ से आता है, कंठ से। तो इसका मतलब क का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बोला जा रहा है दंत स का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है दंत स। नाम दंत स क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ये दंत की मदद से होता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दंत स। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो क, ख, ग, घ, अंग,
इस सभी का जो है डायरेक्ट आवाज़ कहाँ से आता है, कंठ से, तो इसको लगा देंगे डायरेक्ट कंठ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 10 का, जो ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट ठ ड ढ ये जितना भी आता है इस सभी का उच्चारण जो है याद रखिएगा ये मूर्धा की मदद से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जो ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसे भी आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं, प फ ब भ, तो ये बिना ओष्ठ की मदद से हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसे भी बोलिएगा, तो क ख ग ग मतलब ग घ, तो इसका जो आवाज़ है डायरेक्ट कंठ से आता है, इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, जो च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च छ ज झ, तो इसमें आप फंस सकते हैं, तो च छ को याद रख लीजिएगा तालु। ठीक है। और एक होता है त थ, ठीक है ना, एक होता है त थ द ध न, तो द फोर याद रख लीजिएगा दंत। ठीक है ना, तो त थ पूछ लिया जाए तो त थ हो जाएगा दंत से, और च छ पूछ लिया जाए तो च छ हो जाएगा ये तालु से। ठीक है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसे आप उच्चारण करके जो है क्लियर नहीं कर सकते, दोनों को लगेगा सेम जगह से उच्चारण है। ठीक है। नहीं विश्वास हो तो आप अभी उच्चारण करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर याद रख लीजिएगा, ट्रिक बस यही है, त थ द और द फोर दंत, तो जब त थ दंत से हो जाएगा तो च छ ऑटोमेटिक तालु से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये प फ मैंने जस्ट बताया है, जो ये ओष्ठ की मदद से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, जो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का उच्चारण अभी जस्ट बताया है, त थ द और द फोर दंत। ठीक है ना, तो द का उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत की मदद से। उसके बाद 16 का है, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण में क्या बताया है मैंने, जो स्टार्टिंग वाला 2 लेटर होता है। ठीक है ना, जैसे क ख, उसके बाद च छ, उसके बाद ट ठ त थ। ठीक है ना, और घोष में जो है याद रखिएगा ये अंतः अस्त वर्ण आते हैं। ठीक है ना, अंतः अस्त वर्ण य ड ल व, और इसके साथ एक ह आ जाता है, तो ये सभी आता है घोष के अंतर्गत। तो ह जो है पता होगा आप लोगों को, ये उस वर्ण में है, तो घ मतलब ह चला गया उसमें, तो बाकी जो 3 बच जाता है ना, तालव स, मूर्धन स और दंत स, तो ये तीनों आ जाता है अघोष के अंतर्गत। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा अघोष है, तो यहाँ देखिए च आ गया, च स्टार्टिंग वाला 2 घुमाएगा ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों को क्या चीज़, तो ये हो जाएगा अघोष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 का, तो 17 का क्वेश्चन है, जो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है, तो सभी का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों पे भी छोड़ देता हूं, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। तो आपको कमेंट किस प्रकार से करना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा तालव स और डैश दे करके। ठीक है, तालव स लिख दीजिएगा, उसके बाद डैश दे करके बताना है उसके आगे उसका उच्चारण चिन्ह। इस प्रकार से आप कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे फिर से वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 का, जो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो दीर्घ ई का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा आप लोगों को तालु। उसके बाद नेक्स्ट है 19 का, जो ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिएगा ये होता है त थ द ध। ठीक है, त थ द ध पूरा, उसके बाद एक आ जाता है दंत स और एक आ जाता है ल, इस सभी का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, बोला जा रहा है हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो हिंदी में जो है ह्रस्व स्वर की संख्या याद रखिएगा 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए कौन कौन, तो याद रखिएगा अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। ठीक है, तो ये 4 जो है ये याद रखिएगा ह्रस्व है। उसके बाद नेक्स्ट है 21 का, जो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
तो क ख ग घ अंग, उसके बाद अ आ, इस सभी का आवाज़ जो है डायरेक्ट कंठ से आता है, तो इसको हम बोलेंगे कंठ। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 22 का, जो र और र तथा री का उच्चारण स्थान है। तो र और री का जो उच्चारण स्थान है ये याद रख लीजिएगा आप लोग, मूर्धा है। कहाँ पे है? मूर्धा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 का, जो निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है? तो घोष वर्ण कौन कौन हो जाएगा तो पता होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जो सभी अंतः अस्त वर्ण और उसके साथ ह भी, ये भी आ जाता है घोष के अंतर्गत। बाकी ये सभी जो देखते हैं ये सभी क्या है? अघोष है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो क ख ग घ इस सभी का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। ठीक है, स ये क्या है? दंत स, तो इसका उच्चारण दंत से, प का हो जाएगा ओष्ठ से, और ज का हो जाएगा तालु से। ये पता होगा आप लोगों को। 25 का है, जो निम्नलिखित में से अंतःअस्त वर्ण की संख्या कितनी है? तो अंतःअस्त वर्ण की संख्या पता होगा आप लोगों को, 4 है। कभी पूछ लिया जाए कौन कौन, तो याद रख लीजिएगा य, ड, ल और व। ठीक है, इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट होगा। और अगर परिभाषा वाला वीडियो देखने के बाद ये देखिएगा तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना ले, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंस सकते, ये गारंटी रहेगा 100%। उसके बाद 26 का है, जो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो य पता होगा आप लोगों को क्या है? तो य है अंतःअस्त व्यंजन, तो इसको हम व्यंजन बोल सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 27 का है, जो म का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म, इस सभी का जो है डायरेक्ट उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ की मदद से होता है, तो इसको हम बोलेंगे ओष्ठ वर्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 28 का, जो निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है याद रखिएगा 5। कभी पूछ लिया जाए कौन कौन, तो क ख ग घ के अंत में क्या आता है? तो ये आता है अंग। ठीक है, च छ ज झ के अंत में क्या आता है? य। ट ठ ड ढ के अंत में न, त थ के अंत में न, और प फ के अंत में आता है ये म। तो ये पांचों जो है याद रखिएगा ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, इसका उच्चारण जो है नासिका के मदद से होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 का, बोला जा रहा है य ड ल व कौन व्यंजन है? तो य ड ल व को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अंतःअस्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस व्यंजन की संख्या पता होगा आप लोगों को, 4 है। तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, ये सब देख सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सभी जो है 25 है टोटल, इनकी संख्या 25 है, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 30 का है, जो घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क ख ग घ ये सभी का उच्चारण जो है डायरेक्ट कंठ से होता है, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी कंठ। उसके बाद ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो मेरा मन है एक और क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन में डॉट मुझे नहीं लगता होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डॉट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, चाहे जो कमेंट कीजिएगा, तो अभद्र कमेंट प्रयास कीजिए नहीं करने का। वास्तव में कोई क्वेरी रहे तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिए, 100% बताएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है 32 का, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो क वर्ग का मतलब हो गया क ख पूरा, ठीक है ना, और च वर्ग का हो गया उसी प्रकार से च छ पूरा। तो इस प्रकार से आप टोटल कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 25। तो ये सभी जो आते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, उस प्रकार से मैंने आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। बाकी जो बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं उसका रीज़न है, जो 12 तारीख को लगन है, और गांव में समझते हैं आप लोग, मेरा घर जो है बीच में पड़ता है, तो क्या होता है जिधर से भी बाजा बजे हॉर्न घूम जाता है मेरे घर तरफ, उसमें शोर शराबा ज़्यादा होता रहता है। ठीक है ना, तो हम किसको बंद करने के लिए बोलेंगे? इसी कारण मैं 2-3 रोज से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये मैं दूसरे जगह आके बना रहा हूँ। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो
पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।